साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। राजपथ भारत पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आज पल्लवी पटेल अपना दल जो कमेरावादी विचारधारा की पार्टी से विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजपथ में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। किस तरीके से देखिए 14 अप्रैल की तैयारी को लेकर, और 14 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अम्बेडकर पार्क जाते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज कर रहा है कार्यक्रम और बच्चों को एक कन्वेंशन सेंटर है वहां पे बुला रही है। तो क्या बहुजन समाज को एक जगह आने में रोकना ये एक नीति है कि युवा जाए, जागरूक हो, इतिहास को जाने, कहीं ये नीति तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय राजनीति में आज वो स्थिति आ गई है कि जो लोग अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी मानते नहीं थे, वो भी आज उनका नाम ले रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण इस देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कभी भी कोई भी लेना देना नहीं था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन चीजों के लिए प्रतिबद्ध थे। भारत देश का जो संविधान जो समानता की बात करता है, जो बात करता है बंधुत्व की, जो बात करता है स्वतंत्रता की, ऐसे मूल्यों से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज भी क्योंकि वो समझते हैं कि भारतीय जो इस देश का बहुजन है वो बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, इसलिए ऐसे बहुजन को लुभाने के लिए बाबा साहब के नाम को आगे करके वो अपना एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए लिया क्योंकि युवाओं की बात आप लगातार रख रही, चाहे सदन में हो या आप बाहर प्रदर्शन में आ रही हैं। आज कंपटीशन याद आ रहा है 14 तारीख को, मगर ऐसे उनके हक की लड़ाई, जैसे रोजगार की बात हो गई, प्रमोशन की बात हो गई, आरक्षण की बात हो गई, इसमें तो पीछे चले। मैंने वही कहा कि जिनका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारों से कोई प्रतिबद्धता ही नहीं है, वो आज बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो ये तो वही हो गया कि आप जो परिस्थितियां हैं उसका लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आप इस देश में समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता स्थापित नहीं कर सकते, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं कर सकते, आर्थिक न्याय स्थापित नहीं कर सकते जब तक आप शिक्षित होकर के तार्किक विषयों को लेते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी अपने से पहले समाज के प्रति है। हर वो व्यक्ति जो शिक्षित होकर के समाज को अपने आगे रखेगा वो निसंदेह आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में एक चीज मैंने देखी कि एससी भी है, ओबीसी भी है। मुख्य अतिथि के तौर पे आपने एससी भी बुलाया, ओबीसी बुलाया, मुस्लिम समाज की भी भागीदारी दिख रही। कहाँ से लोग आए, ये क्यों चुना गया आज की तारीख को 14 को? देखिए, ये तारीख कुछ ऐसा सामंजस्य बैठ गया कि सम्राट अशोक की पुण्यतिथि है कुछ दिन पहले, अभी हमने बाबा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई, फिर 2 दिन बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो ये हम बहुजनों के लिए एक अपने आप में उनके पदचिन्ह है जिसपे चल करके हमको अपने विकास का रास्ता खड़ा करना है। और ऐसे में अगर इन त्योहारों के मौसम में अपने लोगों को बुला करके हम उनके विचार भी सुने और अपने लोगों के विचार भी दें तो बहुत बेहतरी की तरफ हम सब लोग बढ़ सकते हैं। आज के समय में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फूक डालो राज करो की नीति अपना रही है। कई जगहों पे कई पार्टियां बना दी है, कहीं ना कहीं विचारधारा के द्वारा लोगों को बांट रहे। कटोगे तो बटोगे तो कह ही रहते हैं, मगर अब देखा जाए तो हर समाज की अलग अलग पार्टी बनाकर वोट बांटने का काम कर रही है। देखिए, निसंदेह उनकी ये राजनीति है, लेकिन जैसा कि आपने कहा हमने इस मंच पे सबको सहभागिता दी, क्योंकि बहुजनों के अद्वितीय नेता तो निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, लेकिन उनको सिर्फ बहुजनों का या दलितों का नेता प्रोजेक्ट करना, एक फ्रेम में, एक सांचे में ढालना, ये कहीं ना कहीं संकीर्ण चश्मे से उनके व्यक्तित्व को देखने जैसा है। उन्होंने कभी भी बहुजनों के लिए, उन्होंने कभी भी दलितों के लिए स्पेशली बात नहीं करी, उन्होंने महिलाओं के लिए बात करी, उन्होंने नौजवानों के लिए बात करी, उन्होंने बहुजनों के द्रविड़ दलितों के लिए बात करी। उन्होंने किसके लिए बात नहीं करी? बहुमुखी प्रतिभा के धनी जिन्होंने बहुत दिशात्मक कार्य किए, और उसका असर देख लीजिए कि आज व्यक्ति किसी भी समाज से हो, किसी भी स्तर पे हो, वो बाबा साहब को अपना आइडल मानता है। किस तरीके से देख रहे हैं वक्फ बोर्ड का मामला भी सामने आया है, जो माइनॉरिटी समाज की है उसकी बात आप भी रख रही हैं। वहीं पे लालजी सुमन के लिए जिस तरह से पार्टी को एक्टिव होना चाहिए वो नहीं दिख रहा, मगर जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, वो उनके साथ खड़ा दिख रहा है। वक्फ बोर्ड के मामले में भी देखा जाए ओबीसी और एससी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, और पूंजीवादी व्यवस्था का जो आधार है वो इस देश की जमीनें हैं। इस देश की जमीनें अगर रेलवे के पास, डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो वक्फ बोर्ड को निशाना मान करके उनकी जमीनों पे कब्जा करने की जो नीयत है भारतीय जनता पार्टी की, वो सीधा सीधा आधार है कि इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना है। अगर लागू होना है तो मंदिर भी हैं, ऐसी हैं जिनके डिटेल्स होंगे नहीं, तो होना चाहिए इधर भी तो।
देखिए, निसंदेह आरएसएस जो बीजेपी की बैकबोन है और उसको जो चलाता है इस देश की हिंदुत्व राजनीति में, वो अगड़ी जाति समाज। अगर ऐसे लोग खड़े होकर के मंदिरों के ट्रस्ट की बात करने लगेंगे, मंदिरों से जुड़ी हुई जमीनों की बात करने लगेंगे, तो निसंदेह आरएसएस का जो मूल जातियां उसके साथ जुड़ी हैं वो छिटक जाएंगी। तो अपनी जातियों को साधते हुए उनको सबसे आसान टारगेट लगता है इस देश का मुस्लिम समाज और उनकी जमीनें। आखिरी सवाल लूंगा कि बुद्ध धर्म की बात करती हैं। बुद्ध धर्म एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है। बुद्ध विहार का जो मामला चल रहा है बिहार में, उसमें केंद्र की जो सरकार है, भाजपा भी गठबंधन में है और वहां पे कांग्रेस भी उस तरीके से बोलते नहीं देखे। आप बुद्ध को मानती हैं तो उस पर कैसे देखती हैं कि इसी तरीके से वक्फ बोर्ड पे हुआ और बुद्ध? देखिए, ये बात करते हैं कि हर मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिल जाएंगे। हम कहते हैं थोड़ा और खोदो तो बुद्ध मिल जाएंगे। बुद्ध का जन्म इस धरती पर हुआ और उनकी जो इस देश में आलोकता फैली है वो उनकी तेजस्विता की वजह से है। और अगर इस भारत देश के नाम के आगे से तथागत गौतम बुद्ध का नाम हटा दो तो दुनिया की जो विकास हुआ है उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। हमारे देश में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया को अलौकिक कर दिया, लेकिन आप देख लीजिए कि हमारे देश में आज भी गरीबी है, अत्याचार है, ऊंच नीच है, अशिक्षा है, भूख है, बेरोजगारी है। लाने की तमाम उस प्रक्रिया में शामिल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय CL पटेल जी, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, विभिन्न जनपदों से आए। अगर शुरुआत कर ले रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, मोहनलालगंज, अगर बात कर ले देवी पाटन मंडल, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती की, अगर बात कर ले अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर की, अगर बात कर ले वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी की, बांदा की, झांसी की, ललितपुर की, कानपुर देहात, कानपुर शहर की, तो आए हुए सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से बड़ी संख्या में आई हुई नारी शक्ति का बारंबार धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करते हैं, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का भी स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संबोधन शायद मेरा ही हो जाता है, लेकिन क्या करूं, जब इस मंच पर खड़ी होती हूं और उत्तर प्रदेश के कोने से आए हुए अपने हर व्यक्ति को और अपने इस नीला केसरिया झंडे को लिए हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को देखती हूं तो खुशी होती है कि आप लोग निरंतर हमारा साथ और हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निरंतर वो ताकत दे रहे हैं कि अपना दिल दिन दिगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए आज सदन में सबसे मजबूत आवाज के रूप में जाना जाता है। बारंबार मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। असाधारण ज्ञान और साधना का स्वाभाविक परिणाम थे, असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण कृतित्व और असाधारण बुद्धिमत्ता। अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान थे, एक प्रखर वक्ता, एक लेखक, एक विचारक और एक विरोधी स्वभाव के व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को सबसे अनूठा, सबसे अनोखा बहुजनों का ग्रंथ संविधान दे दिया। बात सोचने लायक है कि जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शोषण सहा हो, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी समाज सूचक गालियां सुनी हो, जब उसको इस देश में लिखने का मौका मिला तो अपनी लेखनी से उसने सबके लिए बराबरी और समानता लिखी। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को और उनकी जयंती का समारोह को मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनकी जाति की वजह से भारत सरकार ने कभी उनको कोई उपाधि नहीं दी, जिनकी जाति की वजह से किसी भारतीय विश्वविद्यालय ने उनको दीक्षांत समारोह में बोलने के लिए नहीं बुलाया, उनकी जाति की वजह से कभी किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने उनको कोई उपाधि नहीं दी। लेकिन ना वो उपाधि के मोहताज थे और ना विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के मोहताज थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
जनता से उपाधियां पा करके अपने तत्कालीन सभी नेताओं से कोसों आगे निकल गए। किसी ने उनको कहा भारत का बुकर टी वॉशिंगटन, किसी ने उनको कहा भारत का इब्राहिम लिंकन, तो किसी ने उनको कहा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग। सोचिए किस बड़े व्यक्तित्व, किस बड़ी संस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में गांधीवाद हावी था और जब इस देश की सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणवाद हावी था। उस वक्त जब गांधी जी, कांग्रेस और हिंदू समाज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो वहां पर अछूतोद्धार के लिए और वहां पर लोगों के उत्थान के लिए गांधी जी से, हिंदू समाज से और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे। ये व्यक्तित्व था। जहां पूरी दुनिया एक तरफ चल रही थी, वहां अकेले वो अलग दिशा में चल करके अपने देश के लोगों की जिंदगी के उत्थान के लिए सोच रहे थे। उस वक्त जब अंग्रेजों से आजादी मिल जाए, इस आंदोलन में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को देशभक्त माना जाता था। तब इन्हीं तथाकथित देशभक्त कांग्रेस, गांधी जी और हिंदू समाज के खिलाफ खड़े होकर के उनसे समाज के अछूतोद्धार के लिए, उनके उन्मूलन के लिए लड़ने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विरोधी और शत्रु तक कह दिया गया। लेकिन ना वो विचलित हुए, ना वो डरे, ना वो पीछे हटे, बल्कि और ताकत से लगातार आगे बढ़ गए। क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना पढ़ा, जितना समझा, उनके समान और उनके जितना महान कोई विरोधी व्यक्तित्व का व्यक्ति आज तक मैं समझ नहीं पाई। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी धमनियों में विरोध का लहू बहता था। और विरोध किस बात का था? विरोध था हिंदू समाज और हिंदू धर्म में व्याप्त जो असमानता थी, जो पाखंड था, उसके खिलाफ विरोध था। एक ऐसे व्यक्ति जो चाहते तो बड़े बड़े पद मिलते, धन मिलता, वैभव मिलता, लेकिन इन तमाम चीजों को उन्होंने निराधार और नगण्य माना। अगर किसी चीज का उन्होंने दिन रात ख्याल रखा, कहीं भी गए, कभी भी गए, तो एक ख्याल हमेशा मस्तिष्क में रहा कि समाज का उद्धार करना है। ठीक उतना ही और उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब ये देश आजाद हो रहा था, बल्कि कहने हो गया था, जब ये देश अपने भविष्य की तरफ आजाद होकर के नया नया स्वतंत्र राष्ट्र बना और भविष्य की तरफ बढ़ रहा था, जब समाजवाद सोच के एक स्थापना करेंगे समाज की, तथाकथित समाज की, जब उन्होंने जातिगत और पुरुष सत्तात्मक समाज की जो परेशानियां थी उसको नकारते हुए जब आगे बढ़ना शुरू करा, तब इस देश का वो महान व्यक्तित्व अगर सोच रहा था तो सोच रहा था कि तथागत गौतम बुद्ध क्या कहते हैं। वो ये सोच रहा था कि इस देश में अगर हमारी मुक्ति का कोई रास्ता है तो वो रास्ता तथागत गौतम बुद्ध की देशनाओं से होकर गुजरता है। और क्यों ऐसा कहते थे? ऐसा इसलिए कहते और सोचते थे क्योंकि उनके विचार में तथागत गौतम बुद्ध की जो देशनाएं थी वो नैतिकता और विवेकशीलता पर आधारित थी। तथागत गौतम बुद्ध ने 2,500 से 3,000 साल पहले कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या मतलब था इसका? इसका मूल आधार सिर्फ इतना था कि इस देश के जो अधिकांश लोग हैं, इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका हित और उनका सुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अनिवार्य, इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्राइटेरिया में ऊपर बैठना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व वो है। ये वो समाज है, दलित शोषित समाज, जो पत्थर से, नदी से, नाले से, खेत खलिहान से अपने खून को पसीने की तरह बहा करके दौलत पैदा करता है। और जब तक ये समाज नहीं मुस्कुराएगा, इसको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, ये शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये देश कभी भी दोबारा सोने की चिड़िया नहीं बन सकता।
ये सोच थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये किया कि आज बाबा साहब जब नहीं है, आज जब पेरियर राधा स्वामी नहीं है, आज जब मान्यवर काशीराम नहीं है, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं है, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोच भी नहीं रहे कि कितने बड़े आंदोलन का आगाज उन्होंने किया। बाबा साहब ने तथागत गौतम बुद्ध की दी हुई देशनाओं को संकल्पित किया, उसको इकट्ठा किया और हमको हमारा ग्रंथ संविधान दे दिया और ये बताने का काम किया कि हमारे मोक्ष का रास्ता सिर्फ इस संविधान के पन्नों से होकर गुजरता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल, जैसा कि अभी प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अयोध्या की धरती पर बौद्ध धर्म अपनाया। ये इस देश की जो हिंदूवादी व्यवस्था है, इस पे बहुत तेज एक तमाचा था और ये तमाचा इस कदर था कि उस तमाचे की पैदाइश है हम जो आज यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल खुद बुद्धोन्मुखी हुए और समाज को भी परिवर्तित करने का काम किया। लेकिन आज जब उन सब के जाने के बाद मैं इस धरती पर आपके सामने खड़ी हूं, तो सोचती हूं कि वो संदेश जो वो हमको दे गए, क्या उस संदेश को हम जमीन पे उतार पाए? क्या आज हम अपने आसपास ऊंच नीच को खत्म होता हुआ देख पाए? क्या हमारे बीच की गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज हमको और ज्यादा मजबूती से बांटने का काम किया गया है। जिस सभ्यता ने, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस व्यक्ति ने तथागत गौतम बुद्ध की देशनाओं को और दिए गए मूल मंत्र को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया है, वो हमसे कोसों आगे विकसित होकर के खड़े हो गए हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण चाइना और जापान है। लेकिन हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे बारे में यह है कि जहां दुनिया चांद पर जा रही है और अपने आप को विकसित होने का दम भर रही है, हम वहां पर गाय, गोमूत्र, गायशाला, गाय पूजन में विकसित विकास और विकास का एक मसौदा देख रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अगर हम वाकई में बाबा साहब को मानने वालों में से हैं, तो हम लोगों को उनकी भी माननी है और उनकी कही हुई भी माननी है। उन्होंने कहा था कि हम इस देश को पढ़ लिख कर तर्क के आधार पर विकास की धारा में आगे ले जाएंगे। तो अपने आसपास देखिए कितने शिक्षित हैं। मैं साक्षर होने की बात नहीं कर रही, मैं शिक्षित होने की बात कर रही हूं। अगर हम शिक्षित हो गए होते तो आज हमारे साथ वो नहीं होता जो हो रहा है। हमारी स्थितियां दिन पर दिन खत्म हो रही और हम ये मान रहे हैं कि भगवान सब कुछ निश्चित कर लेगा। अगर भगवान सब कुछ भला कर देता तो मुझे बताइए हमारे घर में बीमारियां क्यों होती हैं, वज्रपात क्यों होता है, हमारे घर में मौतें क्यों होती हैं, बीमारियां क्यों होती हैं। लेकिन अगर हम तर्क के साथ अपने देश में सही नेतृत्व चुनते और गलत करने पर उससे सवाल पूछते कि हमारे रोजगार कहाँ है, हमारी आमदनी कहाँ है, हमारे खेत खलिहानों की फसल का वाजिब मूल्य कहाँ है, हमारे लोगों का स्वास्थ्य कहाँ है, तब आप समझते ये देश विकासशील देशों में कहलाता, उसमें अंजाम दे पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर हम इनसे बात करें कि आज देश की स्थिति क्या है, और अगर आज 75 साल की आजादी होने के बाद एक मूल्यांकन तो बनता है कि जिस सवाल के साथ और जिस वचन के साथ हम लोग आजादी के लिए संघर्ष किए थे कि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो सामाजिक न्याय का क्या हाल है इस देश में, बहुजनों का क्या हाल है इस देश में, ये सवाल तो बनता है। लेकिन अगर ये सवाल आप पूछेंगे उन तथाकथित देश के बनाने वालों से, तो पता है आपसे क्या बोलेंगे? आपकी तरफ ही उंगली उठा के बोलेंगे कि क्षमता है, क्षमता मतलब मेरिट। तो आप पलट के उनसे पूछिएगा कि किस क्षमता की बात कर रहे हैं। कहीं उस क्षमता की बात तो नहीं कर रहे जिस क्षमता के आधार पर 75 साल पहले आपने रोजगार के तमाम अवसरों को अपने
चंगुलों में दबा करके हमारे हक और अधिकारों को छीनने का काम किया था और अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपने इस देश को चलाने का काम किया है। अगर आपने इस देश को 75 सालों से चलाया है तो फिर आज आपको जवाब देना होगा कि हमारा देश रसातल में क्यों खड़ा है। आपको अपने क्षमता का सर्टिफिकेट इस देश के बहुजनों के सामने रखना होगा। ये सवाल जिस दिन आप कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, उनको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उतनी मजबूती से उठ करके उनसे सवाल ही नहीं कर रहे। क्या कहते हैं क्षमता की बात, तो इनको समझा दीजिएगा कि हमारी क्षमता बहुत है और जिसको आप कहते हैं ना कि तुम्हारी क्षमता निखर रही है आरक्षण से, तो आरक्षण कोई पाप या अपराध नहीं है। आरक्षण, रिजर्वेशन इस देश के संविधान के अनुसार इस देश में सबको बराबरी का हिस्सा देने के लिए, बराबरी के अवसर देने के लिए वैचारिक रूप से उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। और इसकी जड़ें वीपी सिंह या किसी और के साथ शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये समझ लीजिए, 5000 साल से जिन लोगों को आपने शोषित, शूद्र कह करके दबा के रखा है, आज वो प्रेशर कुकर में दबाव इतना हो गया है कि घंटी बार बार बज रही है, सीटी बार बार बज रही है कि अब सत्ता बदलने वाली है, बस तुम लोग थोड़ा और चैतन्य हो जाओ। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये बात बहुजनों की हो गई, लेकिन बहुजनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इस देश की आधी आबादी है। इस देश की वो आधी आबादी जिसकी आज संख्या देख करके मैं बहुत खुश हूं। और संचालक महोदय ने कहा कि आज हमारे मंच पर हमारी बहुत सी महिला साथियों ने अपना वक्तव्य दिया। मैं आप लोग का वक्तव्य अभी सुन तो नहीं पाई, मैं मंच पर देरी से आई, लेकिन बारंबार आप लोग का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि कम से कम आपने मंच पे आकर के ये हिम्मत तो जुटाई कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जहाँ राजनीतिक भागीदारी उनकी कम थी, वहां भी वो अपनी भागीदारी लेने के लिए अपने घरों से निकलकर अगर लखनऊ की राजधानी तक आई हैं, तो इस राजधानी के रास्तों से होते हुए वो अंदर सदन तक पहुंचेंगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करते करते अगर हम आर्थिक समानता की स्थापना की बात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि आर्थिक जो समानता है वो उस सिक्के का दूसरा पहलू है। और आर्थिक समानता सिर्फ तभी आ सकती है जब हम रोजगार पैदा करेंगे, जब हम नया एक ढांचा पैदा करेंगे, जब हम नया देश पैदा करेंगे, जब हम एक नई पीढ़ी पैदा करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर किस समानता की बात हम कर रहे हैं। इस देश की राजनीति दिमाग में डाल लीजिए, हिंदू और धर्म के आधार पर नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति अगर चलेगी और इस देश में अगर कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्थापना की, सामाजिक न्याय की स्थापना की लड़ाई के अंतर्गत ही होगा। और इस आर्थिक न्याय को अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, यह आर्थिक न्याय का सवाल आपका और हमारा है। और अगर इसके लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने देश के ढांचे के लिए, अपने खेतों खलिहानों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई भी आपको उस गड्ढे से निकालने कदापि वापस नहीं आएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमने तमाम चीजें आपके बीच में रखी और मैं यकीन से मानती हूँ कि समय बहुत तेजी से चल रहा है। मैं चंद बातें कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की मसौदे में कहीं पर भी इस देश का बहुजन नहीं है। वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोचता। और अगर उसकी सोच को समझना है तो इधर एक उदाहरण से समझाने का काम करूंगी। अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पुस्तक को वापस ले लिया गया बाजार से। क्यों ले लिया गया? इसलिए ले लिया गया क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा था कि वाल्मीकियों द्वारा हाथ से मैला साफ करना एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो सोचिए और समझिए इस बात को। और इसी साफ करने वाले, सफाई से जुड़े इस कार्य को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये समाज कैसा समाज है, ये देश कैसा देश है
जहां की सामाजिक व्यवस्था ने आपने एक वर्ग को इतना घृणित और इतना अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, इसका विरोध होना चाहिए और इसके उत्थान के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये आरएसएस कभी आपका भला नहीं कर सकता। ये एक तरफ आपका, हम बहुजनों का वोट तो चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि अगर कहीं हमने इनकी समानता की बात कर दी तो आरएसएस के जो हिंदुत्व राजनीति वाले जो तथाकथित अगड़े समाज के लोग हैं वो कहीं उसे छिटक ना जाए। तो आपको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया है? आपको पकड़ने के लिए उन्होंने इस वक्त सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। इस वक्त उन्होंने समरसता कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इस वक्त उन्होंने नीची जाति के लोगों के घर पे खाना खाने देने का खेल शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अपने नाक कान खोल के रखिए और ये याद रखिए कि शरीर सोता है लेकिन आत्मा और दिमाग को मत सोने दीजिए। चैतन्य रहिए, क्योंकि अगर पलक झपकी तो दुर्घटना घट गई। अगर आप सो गए और चैतन्यता आप भूल गए तो याद रखिएगा 75 साल की आजादी में बहुजनों का क्या हाल है और जाते जाते आप अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं। मैंने बहुत सी बातें आपके बीच में रखी। अब सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग इन तथ्यों को समझें, परखें और तब अपनी जिंदगी में लागू करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना अगर इस देश में हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस आबादी को हाथ पकड़ करके बाहर निकालना होगा, उसका आर्थिक उद्धार करना होगा जो आज भी 1 रुपए से कम पर प्रतिदिन अपनी आजीविका में गुजारा कर रहा है। अगर हम उनको नहीं उठा पाए तो याद रखिएगा इस देश में कभी भी बराबरी के समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी मुझे याद आती है कि मजदूरों के साथ, कमजोरों के साथ खड़े होगे तो एक सुंदर दुनिया का निर्माण कर पाओगे। इसलिए मजदूरों, कमेरों, आपके पास खोने के लिए जंजीरें हैं लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। और इस खुले हुए आसमान को पाने का जो सोच, जो संकल्प है, जो सिर्फ सामाजिक क्षेत्र तक नहीं छोड़ना है बल्कि सामाजिक क्षेत्र के लोगों के साथ साथ राजनीतिक मंच पर लाते हुए हमें उद्धार करते हुए सत्ता को पाने का काम करना है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दर्शन था। और इसी दर्शन को अपना मूलभूत बनाते हुए सन 1995 से लेकर अपना दल की स्थापना से लेकर आज तक अपना दल का हर एक कार्यकर्ता गली कूचा, सड़क, चट्टी चौबारे पर इस बात की बात कर रहा है। मैं आप लोगों से पुनः आप लोग का संकल्प, आप लोग का साथ, आप लोग का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ मांगने आई हूँ कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक और तेजी से लड़ना है। और आप लोग अगर साथ देंगे तो ये विश्वास दिला रही हूँ कि ये एक बड़ी क्रांति होगी, लेकिन खूनी क्रांति नहीं होगी। ये क्रांति हर रोज हमारी जिंदगी में होगी और ये क्रांति के सूत्रधार हमको बनना है। आप सभी को नमन करते हुए, अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा जिंदगी हर किसी को मिलती है वक्त बदलने को, लेकिन वक्त दोबारा किसी को नहीं मिलता अपनी जिंदगी बदलने को। नमो बुद्धाय, जय भीम।